नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण हैं, संपर्क में आने वाले टेस्ट करा ले। तो केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। हम आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के दौरे पर थे केजरीवाल। देहरादून में मीटिंग की थी, एक बड़ी रैली में शामिल हुए थे जिसमें हजारों लोग थे। केजरीवाल की रैली में आपके सभी नेता भी मंच पे थे और सबसे बड़ी बात कि किसी ने मास्क तक लगा नहीं रखा था। अब ऐसे में केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने कहा है, हालांकि लक्षण मुझे बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवा लें। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, ये चिंता की बात है जिस तरह से कल देहरादून में एक बड़ी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और उस दौरान मंच पर तमाम आपके बड़े नेता थे। अब ऐसे में ये खबर आ रही है, खुद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसके बाद वहां क्या कवायद शुरू हुई है? क्या वहां पर जो मंच पर मौजूद व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाना शुरू किया है? और कितनी चिंता भरी बात है? हो गए हैं यहाँ पर नीलू सभी लोग, लेकिन बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा। जो लोग खुद ये मैसेज देते हैं कि मास्क लगाइए, वो लोग खुद मास्क लगाकर नजर नहीं आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मंच पर जो तमाम नेता थे, जो तमाम शीर्ष नेता थे, उसमें दिनेश मोहनिया, अजय कोठियाल, नवीन पिरसाली, इसके अलावा दीपक बाली, ये तमाम जो आपके नेता हैं ये वहां पर मौजूद थे और किसी ने भी वहां पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये आप मंच की तस्वीर देख रही हैं नीलू। इसके अलावा जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे उनका भी यही हाल था। कोई भी व्यक्ति वहां पर मास्क लगाकर नजर नहीं आ रहा था और हजारों लोग इस रैली में पहुंचे हुए थे। तो आप समझिए कि किस तरीके से जब ओमिक्रॉन का खतरा फैल रहा है, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस वक्त ऐसी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। अब प्रशासन के सामने भी यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए इन तमाम लोगों की, कैसे इनके टेस्ट करवाए जाए। इसलिए खुद ही अपील भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि वो लोग खुद से सामने आए, अपने टेस्ट करवाएं, खुद को सुरक्षित रखें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। न्यूज़ 18 भी यही मैसेज देना चाहेगा उन तमाम लोगों को जो उस रैली में मौजूद थे कि वो अपने टेस्ट यहाँ पर करवा ले। इसके अलावा ओमिक्रॉन का जो खतरा है नीलू, वो डेल्टा से ज्यादा यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि तेजी के साथ जो इसका संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ जो है कोरोना पॉजिटिव लोग जो है वो निकलकर सामने आए। डेली जो है हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बिल्कुल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में नेता बिना मास्क इस तरह की रैली कर रहे हैं, जो अपने आप में चिंता की बात है। अपील लोगों से करते हैं, लेकिन थोड़ा खुद भी एहतियात बरते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन आज हो जाएगा। खटीमा में इसका समापन हो रहा है। विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कल सीएम पुष्कर धामी इसके लिए अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे थे और थारू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। शहीदों की स्थली लघु भारत सीमांत क्षेत्र खटीमा में कल उस यात्रा का समापन हमारे देश के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाएगा। इसमें वो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, उनको नमन करेंगे, साथ में यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। देहरादून में बीजेपी महामंत्री संगठन अजय कुमार के आवास पर यह मुलाकात हुई बताई जा रही है। इस दौरान बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। इसके बाद किशोर उपाध्याय की बीजेपी ज्वाइन करने की जो चर्चाएं थी वो जोर पकड़ने लगी है। हालांकि किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। किशोर ने कहा कि वनाधिकार कानून को लेकर बातचीत हुई है। इसे लेकर हाल में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर लोक गायिका सोनिया आनंद रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी योगेंद्र यादव ने उन्हें ज्वाइन कराया है कांग्रेस। मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी मानी जाती है रावत, और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई है। सोनिया आनंद के कांग्रेस ज्वाइन करने से सियासत अब गर्मा गई है।
और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस में दिखी है गुटबाजी। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। एक गुट विजय पाल साचवान से नाराज होकर प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, जिसमें हरीश रावत को प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। गंगोत्री विधानसभा से प्रत्याशी बनाने की मांग है। पूर्व विधायक है विजय पाल साचवान, जिससे एक धड़ा नाराज है और उन्होंने कहा है कि अब हरीश रावत को यहां से प्रत्याशी बनाया जाए और इसी मांग के साथ एक पत्र को लिखा गया है। और उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है। राज्य में प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैली करने वाली हैं और उसकी तारीख के कार्यक्रम भी अब तय हो गए हैं। 9 जनवरी को प्रियंका उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी और फिर एक दिन में 2 रैली करेंगी। 9 जनवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका की रैली होने वाली है। इस रैली के लिए आज शाम 4 बजे देहरादून में कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है, जिसमें किस तरह की तैयारी होगी, किस तरह से इस रैली को सफल बनाया जाएगा, इस पर मंथन चिंतन किया जाएगा। और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साथ जोड़ रही है। चुनाव उत्तराखंड में भी है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस भी पहाड़ में प्रियंका गांधी की रैली का अब प्लान तैयार कर रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन से यूपी में महिलाओं में उम्मीद जगाने वाली प्रियंका गांधी उत्तराखंड जल्द आ सकती हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को साथ जोड़ा जाए और अपनी महिला नेता का असर छोड़ा जाए, यही वजह है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में 2 रैलियां कर सकती हैं। पहले 8 जनवरी की तारीख तय की जा रही थी, पर बारिश के डर से फिलहाल प्रोग्राम टला है। हालांकि दूसरे हफ्ते की तैयारी पूरी है। कांग्रेस ने बड़ी प्रगति वहाँ की है उनके नेतृत्व में और वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, उन्होंने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और उत्तराखंड में भी उनके 2 प्रोग्राम होने हैं, एक गढ़वाल मंडल में होगा और एक कुमाऊं मंडल में होगा और एक ही दिन में होगा। संभवतः 8 या 9 तारीख को ये फाइनल होगा। उत्तराखंड में महिला वोटर्स करीब 37,50,000 हैं, यानी करीब 50% महिला वोटर्स को कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए साधना चाहती है। और महिलाओं को देखते हुए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने ये प्लान किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से माननीय प्रियंका गांधी जी का ग्राफ निरंतर बढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। और यहाँ पॉपुलर डिमांड पे, मातृशक्ति की डिमांड पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने उनसे निवेदन किया है कि कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में और गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में यदि वो यहाँ आएंगी तो हमारी मातृशक्ति को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को महिलाओं से जोड़कर बड़े वोट बैंक को साधना चाहती है, ताकि आधी आबादी तक कांग्रेस की बात आसानी से पहुंच सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई। करीब 40 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। बाकी सीटों पर 9 जनवरी के बाद बैठक होगी और फिर उस पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अब अगली मीटिंग होनी है स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी अब 9 जनवरी के बाद ही की जाएगी। वर्क निरंतर जारी है। हम बहुत सारे स्थानों पर सब एकमत होके पहुंचे हैं और ये जो हम एकमत हुए हैं ये सीईसी को हम आगे भेजेंगे। लेकिन जारी तब होगा जब चुनाव आयोग विधिवत रूप से चुनाव को डिक्लेयर करेगा। तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव डिक्लेयर करें। और देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं स्थानीय भी कुछ ज्यादा इस प्रोजेक्ट से प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए साल 2017 में करीब 1400 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी की झलक तो लोगों को नहीं दिखी और कई लोग यहाँ हो रहे काम को लेकर सवाल जरूर उठाने लगे हैं। दायरे से हम गुजरे हैं कि 3 दिन तक घर में पानी नहीं, रोड में खड्डे। आज भी आप चले जाइए सुभाष रोड पे, रात को एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। तो लगता तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी तक हम लोग सेफ रहेंगे। मेरी टांग वांग नहीं टूटी भी नहीं मिलेगी आपको, या मैं पानी से तरफ नहीं रहा हूँ। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 3 विधानसभाओं को प्रभावित करता है, जिसमें राजपुर विधानसभा का करीब 70% हिस्सा शामिल है। लेकिन अब कांग्रेस भी स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि काम में समय तो लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि काम जल्दी हो जाए।
अभी भी हम अधिकारियों से मिल रहे हैं और इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। जांच में पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। और ये पैसा जो जनता का बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कमीशन के नाम पर। इतनी कमीशन ली जा रही है, चाहे जेई हो एई हो, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होने वाला नहीं है और काम हो रहा है। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। चाहे कांग्रेस की भी सरकार होती तो क्या जादू की छड़ी थी उनके पास जो तुरंत कर लेते। सत्ता पक्ष के लोग प्रोजेक्ट को लेकर पहले बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद काम की रफ्तार पर भी सवाल उठते रहे हैं और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहीं बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित न हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चुनावी साल में पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। असल में बेस हॉस्पिटल का जिन्न बोतल के बाहर तब निकला जब बेस हॉस्पिटल शुरू करने के बजाय इसमें जिला अस्पताल की एक्सटेंशन यूनिट शुरू कर दी गई। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल के साथ सियासत का पुराना नाता है। 2005 में एनडी तिवारी सरकार में जब महिला और पुरुष चिकित्सालय को मिलाकर बेस अस्पताल बनाने का ऐलान हुआ तो भाजपाइयों ने जमकर हंगामा काटा। नतीजा ये रहा कि 2011 में बीजेपी ने चंडाक में बेस अस्पताल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सत्ता बदलने पर कांग्रेस ने चंडाक से पुनेड़ी में बेस अस्पताल का निर्माण शुरू करवाया। तब से अब तक बेस अस्पताल बनाने में 65 करोड़ की धनराशि खर्च हो चुकी है, लेकिन अब भी बेस अस्पताल शुरू करने के बजाय इसमें जिला अस्पताल की एक्सटेंशन यूनिट चलाई जा रही है। इसमें स्वास्थ्य सचिव महोदय से इसमें चर्चा की और उनकी तरफ से भी ये निर्देशित किया गया है कि टेम्परेरी बेसिस पे उस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। तो इस कारण से हम लोग ओपीडी या कुछ आउटडोर और इंडोर के जो रूम्स बढ़ाने हैं उन चीज़ों को वहाँ स्टार्ट करने की टेम्परेरी बेसिस पे एक कोशिश कर रहे हैं। बेस अस्पताल का 90% काम पूरा हो चुका है। यही नहीं, सीटी स्कैन से लेकर जरूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ लग चुके हैं, लेकिन फिर भी बेस अस्पताल संचालन का जियो जारी नहीं हो पाया है। यही नहीं, जरूरी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में एक्सटेंशन यूनिट के संचालन ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। और 5 साल पहले हमने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, उसको शुरुआत करने के लिए पैसा आवंटित किया था। आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी है और आश्चर्य नहीं होगा कल के दिन में यहाँ कोई बड़ा नेता आए और कहे कि बेस हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हमने मेडिकल कॉलेज में कर दिया है। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं से मजाक है, पिथौरागढ़ की जनता की स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बोतल से बाहर निकला बेस हॉस्पिटल का जिन चुनाव में क्या गुल खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रही पिथौरागढ़ की जनता को बेस हॉस्पिटल के संचालन नहीं होने से निराशा जरूर हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के कड़े निर्देश थे कि जो अधिकारी जिले में 3 साल या फिर उससे अधिक समय से तैनात हैं उसका तत्काल ट्रांसफर किया जाए। मुख्य सचिव ने भी बकायदा 8 दिसंबर को सभी विभागों को पत्र जारी कर 25 दिसंबर तक हर हाल में सभी विभागों को ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके कुछ विभागों में आयोग और मुख्य सचिव के आदेशों को अनदेखी की जा रही है। इनमें एक है नियोजन विभाग, जहां पर सालों से गृह जिले में और एक हो जगह में अर्थ एवं संख्या अधिकारी तैनात हैं, लेकिन निर्देशों के बावजूद भी उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। और अब बात मौसम की करते हैं तो आज से राज्य में फिर से मौसम जो है वो बदलने वाला है। आज से राज्य में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि 5 जनवरी को बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी, जिनमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर बारिश होगी। और पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है, जिससे बर्फबारी और बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विभाग में पहाड़ों में अगले कुछ दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, जो कि सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जोशीमठ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की चपेट में काफी दिनों से पहाड़वासी हैं और लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से कई जगहों पर इस वक्त पाला जम गया है। तो निचले इलाकों में सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। और उत्तरकाशी में ठंड के मौसम में जंगलों में आग लगी हुई है। पिछले 4 दिनों से यमुना घाटी में रवाई रेंज के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। आप आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड के मौसम में आग लगी है, किस कदर इस मौसम में भी एक के बाद एक पेड़ जलते चले जा रहे हैं। रवाई रेंज के जंगल में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। लाखों की वन संपदा जलकर इसमें खाक हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक लापरवाह बना हुआ है। और कुमाऊं में अंतिम माओवादी भास्कर पांडे भले ही पकड़ा गया हो, बावजूद इसके पुलिस विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर और नैनीताल के धारी के सामने आई माओवादी घटना के बाद इस चुनाव में डीजीपी ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि दीवारों पर लिखने की घटना सामने आती रही है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान चुनावों का बहिष्कार के साथ लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले पोस्टर लिखे जाते रहे हैं। धारी में तो सरकारी गाड़ी पर भी आग लगा दी गई थी और इस बार ऐसा ना हो, इसकी उम्मीद पुलिस जता रही है। में कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई थी, उससे पहले कुछ माहौल बना था, कुछ वॉल राइटिंग्स पहले से चल रही थी और इसलिए धारी वाली घटना हुई थी। मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसी कोई वो नहीं आने देंगे। आपको जैसे आपने खुद कहा, हमारे समस्त इनामी और वांछित माओवादी पकड़े जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उस फ्रंट पे हमें कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।